अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम जर्नल एंट्रीज़ कर रहे थे और अभी हमने उसमें ये फोर एंट्रीज़ की प्रैक्टिस की थी। आज के लेक्चर में भी हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे और एक दो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था कि जर्नल एंट्रीज़ और डेबिट क्रेडिट आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आपको क्लियर होगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी और आप फिर कहेंगे कि हमें अकाउंटिंग नहीं आती, हमें उसकी समझ नहीं आती, या पता नहीं अकाउंटिंग क्या था, हमें नहीं आई। तो डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह अकाउंटिंग में कोई ऐसा इशू नहीं होगा। हमने ये ट्रांजैक्शंस की थी। मैं जाती हूँ बुक की तरफ। ये जनवरी 23 वाली टूल्स एंड इक्विपमेंट की एंट्री हम कर चुके थे। इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 24। ओवरनाइट फाउंड दैट इट हैज़ परचेज्ड मोर टूल्स देन इट नीडेड। ऑन जनवरी 24 अब वेरी नेक्स्ट डे इट सोल्ड द एक्सेस टूल्स ऑन अकाउंट। जो इसने एक्स्ट्रा टूल्स परचेज किए थे उसको सेल कर दिया है। मीन्स ऐसे ही है कि जैसे हम कोई चीज़ लेके आते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो हमने ज़्यादा परचेज़ कर ली है, इतनी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हम उसको रीसेल कर देते हैं। लेकिन ये जो उसने सेल किया है ये भी ऑन अकाउंट किया है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन अकाउंट, ये मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑन अकाउंट मीन्स उधार, ऑन लोन, एट अ प्राइस ऑफ 1800। द टूल्स वर सोल्ड एट अ प्राइस इक्वल टू देयर कॉस्ट। जितने के परचेज किए थे उतने ही सेल किए हैं, सो देर इज़ नो गेन एंड नो लॉस। अब क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में कि कुछ एक्स्ट्रा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स थे जो कंपनी ने रीसेल कर दिए। सो मैं ये ट्रांजेक्शन को उधर कॉपी करके लेके जाती हूँ और उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। ऑन जनवरी 24 द कंपनी सोल्ड द एक्सेस टूल्स। अब उसने अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट सेल कर दिए हैं। अब सेल कर दिए हैं तो इसका मतलब है टूल्स एंड इक्विपमेंट जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। सेल कर दिए हैं तो इसका मतलब है उसके पास बाकी कम रह जाएंगे ना। पहले सपोज उसके पास टूल्स कोई 10 टूल्स थे जिसमें से 2-3 उसने सेल कर दिए हैं, तो बाकी उसके पास 7 बच जाएंगे। लिहाजा उसके टूल्स एंड इक्विपमेंट डिक्रीज़ हो गए हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। दूसरी क्या चेंज आई है? दूसरी चेंज ये आई है कि उसने टूल्स एंड इक्विपमेंट सेल किए हैं तो उसको कैश मिलना चाहिए था, लेकिन चूँकि उसने कैश पे सेल नहीं किए, ऑन अकाउंट सेल किए हैं। तो जब ऑन अकाउंट सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने किसी को चीज़ दी है, उससे अभी तक पैसे नहीं लिए, हमने उससे अमाउंट लेनी है। जो अमाउंट लेनी होती है वो कंपनी के लिए क्या होती है? क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल। यस, तो अकाउंट रिसीवेबल का तो हमें समझ आ जाएगी। ये अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो गए हैं। ये कैसे इंक्रीज़ हुए हैं, अब इसके बारे में सोचें। सपोज़ मैं कंपनी हूँ या मेरे पास कोई टूल था, कोई भी टूल हो सकता है। सपोज़ मेरे पास मोबाइल्स थे। सपोज़ मेरे पास 10 मोबाइल्स थे और ये ऑलमोस्ट 10,000 के थे। ऐसे ही रैंडम मैं फिगर्स डाल रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने 10 मोबाइल्स का क्या करना है, मेरे लिए 2 मोबाइल्स ही सफिशेंट है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ कि मैंने पहले कुछ लोगों को उधार दिया हुआ था 5,000। ओके, ये मेरी सपोज आज के दिन की ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कल की असाइनमेंट में कि आपके घर में जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं प्रैक्टिकली उसमें से कोई 5 लिस्ट डाउन करें। इसी तरह ये मेरी ट्रांजैक्शन है या मेरी आज की सिचुएशन है कि मेरे पास 10 मोबाइल पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से और वो 10,000 के हैं सपोज़, और मैंने 5,000 किसी को उधार दिया हुआ है जो मैंने वापस लेना है। क्लियर? अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 10 मोबाइल्स मेरे लिए ज़्यादा हैं, मुझे इतनों की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 मोबाइल्स की ज़रूरत है। जो रिमेनिंग 8 हैं वो मैं सेल कर देती हूँ। सेल कर दिए। सपोज़ अब 10 मोबाइल जो हैं वो 10,000 के थे, तो 8 मोबाइल्स 8,000 के हो गए।
अब ये 10 मोबाइल्स जो मैंने सेल किए हैं, मेरे पास 8000 आने चाहिए थे कैश में, लेकिन चूँकि मैंने उधार पे सेल किए हैं, मैंने कोई कैश नहीं लिया, तो ये 8000 का 8000 इस रिसीवेबल में आ जाएगा। जो मैंने पहले किसी को 5000 दिया हुआ था, तो अब उस 5000 में मेरा ये 8000 और ऐड हो जाएगा कि मैंने किसी से ये लेना है अभी, दिस इज़ माई रिसीवेबल। तो ये दोनों रिसीवेबल्स ऐड हो जाएंगे। तो पहले मेरा रिसीवेबल 5000 था, अब उसमें 8000 और ऐड हो गया है, तो दैट मीन्स नाउ माई रिसीवेबल इज़ 13000। तो इस तरह रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़। एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि जब सपोज़ मैंने पहले किसी से 5000 लेने थे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन मैंने कल की उसके नतीजे में अब मैंने किसी और से मज़ीद 8000 लेने हैं, तो दिस इज़ टोटल 13000। तो ये 13000 जो है ये इसकी वजह से ये शो करता है कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ कैसे हुआ है, जो मैंने यहाँ लिखा है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टूल्स एंड इक्विपमेंट डिक्रीज़ हो गए हैं और अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो गया है। अब नेक्स्ट जो काम है वो सिर्फ इतना सा है कि हमने ये देखना है कि डेबिट क्या हुआ और क्रेडिट क्या हुआ। सो सोचें, टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? हमारा एसेट है, और एसेट डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है? क्रेडिट होता है। ना समझ आए तो आप पिछला रूल निकाल के देख सकते हैं कि हमने यहाँ लिखा था कि ये एसेट है और एसेट जब डिक्रीज़ हो जाए तो वो क्रेडिट होता है। सो ये क्रेडिट हो जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है? डेबिट। चलिए जी, एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम एंट्री करते हैं इसकी। यहाँ पे एंट्री करते हैं। डेट कौन सी थी इसकी? थी डेट 24th। जनवरी। फाइन। अब उसमें हमने देखना है डेबिट क्या हुआ है, क्योंकि डेबिट हमने पहले लिखना होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है, तो पहले हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे और उसकी अमाउंट जो है वो ये 1800 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1800। और क्रेडिट क्या चीज़ हुई है? टूल्स एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हुए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट। ओके, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट 1800 अमाउंट है। और आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है कि हमें समझ नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। और हमें अभी इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी कि कंपनी सोल्ड एक्स्ट्रा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स ऑन अकाउंट। हमने उधार पे सेल की है, फिर से हमने इसको अकाउंट रिसीवेबल लिखा है। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 26। दिस इज जनवरी 26। ओवरनाइट रिसीव्ड $600। ओवरनाइट रिसीव्ड $600। ये ओवरनाइट कंपनी है। द कंपनी रिसीव्ड $600। उसको $600 रिसीव हुए हैं, मीन्स कैश रिसीव हुए इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। द कंपनी हैड सम अकाउंट रिसीवेबल, कहीं से उसको कुछ पैसे लेने थे, कोई रिसीवेबल था, एंड इट हैज़ कलेक्टेड $600। सो मैं इसको वहाँ ले जाती हूँ और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। दिस इज जनवरी 26। ओके, सो इट रिसीव्ड $600। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। द कंपनी रिसीव्ड $600 कैश, दैट मीन्स कंपनी के पास कैश इंक्रीज हो गया। हमने कहीं से पैसे लेने थे, वो ले लिए हैं, तो कैश इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज़ क्या चीज़ हुई है? डिक्रीज़ हुआ है अकाउंट्स
receivable has decreased, but why? अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हुआ है, वाई? ओके, बता देती हूँ। मैंने किसी से 13,000 लेना था। अभी पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि 5,000 पहले मेरा अकाउंट रिसीवेबल था, 8,000 बाद में अकाउंट रिसीवेबल हुआ, टोटल अकाउंट रिसीवेबल 13,000 हो गया। उस 13,000 में से ये 600 मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, मींस के मुझे वापस मिल गए हैं। तो लेट्स सी, इसी में हम फॉर्मूला लगा लेते हैं कि इस 13,000 में से मुझे 600 रिसीव हो गए हैं, या मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, या मैंने वापस पैसे ले लिए हैं। तो अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल कितने रह जाएंगे? 12,400। तो ये शो करता है कि ये अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया है। ओके, अब व्हेन कैश इंक्रीजेज, कैश इज एन एसेट and it has increased, so it is debit. And account receivable decreases, decrease in account receivable is also an asset, and when asset decreases it's a credit. Fine. Now let's do the entry. This was of 26 January. Debit will be cash and credit will be account receivable. Clear? And amount is amount $600. I hope it's clear. अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन बाद में, अगेन मैं हर स्टेटमेंट के बाद कहती हूँ कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और प्लीज़ पढ़ा करें और क्वेश्चन किया करें, अदरवाइज़ जब ये बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। कंपनी रिसीव्ड 600, ओहो सॉरी, रिसीव्ड 600, received cash in collection of account receivable. अकाउंट रिसीवेबल को हम A-R करके भी लिखते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें, इसका फॉर्मेट लिखने का कुछ ऐसा सा भी है कि अगर आप पूरा अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है जनवरी 27। ओवरनाइट मेड 6,800 पार्शियल पेमेंट्स ऑफ इट्स अकाउंट्स पेएबल। लेट्स कॉपी दिस। ओके, now what's happening? The company made 6,800 partial payment. Last transaction में the company received कलेक्शन, और अब कंपनी पेमेंट कर रही है ऑफ इट्स अकाउंट्स पेएबल। कंपनी ने किसी को उधार देना था तो उसकी वजह से उसने पेमेंट की है 6,800 की। तो जब हम रिसीव करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है, और जब हम पे करते हैं तो ऑब्वियसली कैश डिक्रीज होता है। कैश तो डिक्रीज हो गया, और अकाउंट्स पेएबल मींस दिस इज़ द लोन ऑफ द कंपनी। तो जब हमने पेमेंट कर दी, उसमें से कुछ अमाउंट पे कर दी, तो ऑब्वियसली कंपनी का लोन डिक्रीज़ हो जाएगा, या कंपनी का उधार डिक्रीज़ हो जाएगा, या कंपनी की लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज। सो सिंपल इज़ दैट, कैश डिक्रीज सो इट्स क्रेडिट। जब कैश डिक्रीज होता है, कैश इज़ एन एसेट, और एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट हो जाएगा। और अकाउंट्स पेबल जब डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर रूल यहाँ पे हमने जहाँ लिखे थे, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। अगर आप लोगों को ये रूल अभी तक याद नहीं हुए तो इनको याद कर लें, अपने पास लिख के रख लें, फिर ही आप लोग ये एंट्रीज कर सकते हैं। सो दिस ट्रांजेक्शन वाज ऑफ 27th January. Debit will be accounts payable and credit will be cash, and amount is 6,800
$6,800 and 6,800. Fine. And now this a short description. Company made payment of accounts payable. I hope it's clear. Let's go to next transaction. Next transaction. ओके, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करें। नया टॉपिक जो है वो है कि अभी तक जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, ये जितनी भी हमने ये एंट्रीज़ की हैं जो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि ये सारी एंट्रीज़ जो हैं जो डेबिट और क्रेडिट हुई हैं, ये सब की सब थी रिलेटेड टू दिस बैलेंस शीट। इसीलिए हमने हर एंट्री करते हुए सिर्फ इसी को नोट किया, क्योंकि हमने कहा कि ये सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं विद दी बैलेंस शीट। लेकिन सारी चीज़ें तो बैलेंस शीट में नहीं होती, कुछ आइटम्स जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में भी होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू है, जैसे एक्सपेंसेस हैं, जैसे डिविडेंड्स हैं, या फिर रिटेन अर्निंग्स हैं। रिटेन अर्निंग्स तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली बैलेंस शीट में आती हैं, लेकिन रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड्स, इन तीनों से रिलेटेड अभी हमने रूल नहीं पढ़ा। तो पहले हम इनसे रिलेटेड रूल देख लेते हैं। रूल ये है कि रेवेन्यूज़ जो हैं, अब रेवेन्यू क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ कि जब भी हम अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं तो वहाँ से जो कैश हमारे पास आता है, या अगर लोन पे भी सेल करते हैं तो जो कैश आना है, जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू मीन्स the amount which is received or which will be received due to sales of products or services. सपोज मेरी कोई कंपनी है और मैं जो भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, उस प्रोडक्ट को जब मैं सेल करूँगी तो उसके बदले में जो पैसा मेरे पास आएगा उसको हम कहते हैं कि ये रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है, और मोस्टली इंक्रीज़ ही होता है जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, तो उसके नीचे में हमें अमाउंट या कैश रिसीव होता है, तो दैट मीन्स रेवेन्यू इंक्रीज। तो जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो इट विल बी क्रेडिट, इट विल ऑलवेज बी क्रेडिट। और जब रेवेन्यू डिक्रीज होगा रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो इट विल बी डेबिट। Okay, revenue increase credit, revenue decrease debit. Then expenses increase, जब expenses increase होते हैं, तो expenses जब भी increase होते हैं तो these are debit. और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो दीज आर क्रेडिट। ओ जी, ये एक और रूल है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। ऊपर वाले बैलेंस शीट के रूल्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग इनको याद कर लें, दैट दीज आर सो सिंपल कि क्रेडिट जो है जब इंक्रीज़ होगा, सॉरी रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट है। अब एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू को मैंने थोड़ा सा पहले, वैसे तो मैंने दोनों टर्म्स पहले आपको एक्सप्लेन की हुई हैं बहुत अच्छी तरह कि रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो पहले एक्सप्लेन की हुई है उसको ढूंढ लें, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में मौजूद होगी यूट्यूब पे।
और अगर नहीं मिले तो आप मेरे से वैसे पूछ भी सकते हैं। रेवेन्यूज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस जो हैं उनको मैंने इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था कि दीज आर नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हमारे अमाउंट खर्च होती है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होगा, और जब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होगा। सिमिलरली ये रूल आप समझ आ गया होगा, आई होप आपको। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है यहाँ आती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओके। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ 2200 ऑल ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन कैश। चलें इसको कॉपी करके लेके जाते हैं, फिर इसको हम एनालाइज करते हैं। ओके, इसमें रिलेटेड कुछ और रूल्स हैं, लेकिन रूल्स की बात हम बाद में करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और ये टर्म्स समझ आ जाएं, उसके बाद अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, लेकिन उन रूल्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप सिर्फ ये डेबिट एंड क्रेडिट समझ लो। ओके, रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ $2200 ऑल ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन कैश। सो क्या टू चेंजेस आई हैं? रेवेन्यू रिसीव हुआ है और वो कैश की फॉर्म में रिसीव हो गया है। तो एक तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि कंपनी के पास कैश आया है। सो कैश रिसीव्ड हुआ है या कैश इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंपनी के पास कैश आया है तो दैट मीन्स कैश इंक्रीज़ हो गया है। और दूसरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। कैश क्यों आया है? क्योंकि हमारा ये रेवेन्यू था। सो कैश इंक्रीज़, कैश हमारा एसेट है, इट विल बी डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है? ये ऊपर रूल मैंने लिखा था कि व्हेन रेवेन्यू इंक्रीज़ इट इज़ क्रेडिट। सो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये है क्रेडिट। हम इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। डेट थी जनवरी 31 जनवरी, और डेबिट क्या चीज़ हुई है? कैश, एंड क्रेडिट इज़ रेवेन्यू, एंड अमाउंट इज़ 2200 एंड देन कम्स 2200, और रिसीव्ड रेवेन्यू इन कैश। क्लियर? बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, और आई होप आप लोगों को होगी क्लियर। नहीं हुई तो ऑब्वियसली आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ जनवरी 31 पेड एम्प्लॉयज़ वेजेस अर्नड इन जनवरी 1200। सो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस दी हैं। वेजेस मीन्स सैलरीज, ये तनख्वाहें जो एम्प्लॉयज़ ने अर्न की थी इन जनवरी। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज़ बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मतलब अगेन आपको पता है कि मैं घर से रिलेटेड एग्जांपल ज़रा ज़्यादा देती हूँ। दैट मीन्स कि आपके घर में सपोज़ एक काम वाली हेल्पर आ रही है, तो उस हेल्पर ने जनवरी के महीने में जो तनख्वाह अर्न की थी वो 1200 है, और वो कंपनी को या उस हेल्पर को आपने पे कर दी है। तो जब आप पे कर देंगे तो आपके पास कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। और पे क्यों किया आपने? क्योंकि आपने वेज तनख्वाह दी है किसी को, तो इसको हम कहते हैं वेजेस। सॉरी, यहाँ लिखना था वेजेस या सैलरीज
वेजेस और सैलरीज एक्सपेंस, वेजेस और सैलरीज एक्सपेंस। अब वेजेस और सैलरीज एक्सपेंस जो है ये हमने लिख दिया। कैश डिक्रीज़ और ये इंक्रीज़ हुआ है, ज़ाहिर बात है, पहले तो खर्च नहीं था, अब हमने उसको पे की है तो ही ये हमारा एक्सपेंस बना है। सो दिस इज़ एक्सपेंस। तो जब कैश डिक्रीज़ होता है, कैश इज़ एन एसेट, एसेट डिक्रीज़ हो गया है तो वो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। ऊपर से आप लोग रूल देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एंट्री करते हैं। डेट है 31 जनवरी, ऑब्वियसली मंथ एंड है जब आप ये सारे काम कर रहे हैं। और डेबिट क्या चीज़ होनी है, वेजेस और सैलरीज एक्सपेंस, एंड क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा कैश, और अमाउंट इज़ 1200, 1200 एंड 1200। एंड हम इसको क्रेडिट साइड पे लाना भूल गए हैं ऊपर से, आप लोगों ने भी रिमाइंड नहीं कराया कि इनको हमने क्रेडिट साइड पे लिखना था। क्लियर। और इसके लिए हम लिखेंगे कंपनी पेड वेजेस। क्लियर। ओके, अब एक यहाँ पे बहुत छोटा सा माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हम कैश खर्च करते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो हमें उसको कैटेगराइज करना पड़ता है कि ये जो चीज़ हमने परचेज़ की है और इस पर हमारा कैश लगा है, तो ये चीज़ हमारा एसेट है या एक्सपेंस है। एसेट और एक्सपेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और इन दोनों में हमें डिफरेंस करना चाहिए या करना आना चाहिए। एसेट और एक्सपेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ऑब्वियसली दोनों पे ही कैश खर्च होता है। जैसे कल मैंने आप लोगों से कहा कि अपने घर में होने वाली 5 प्रैक्टिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखें कि आज के दिन आपके घर में कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सब बच्चों ने लिखी हैं। तो अब जो आपको नेक्स्ट टास्क मैं असाइन कर रही हूँ वो आपने आज शाम तक करके मुझे सेंड करना है कि आपने हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ ये लिखना है कि आपका जो कैश, मोस्टली लोगों ने कैश से रिलेटेड ही किए हैं कि पेड कैश, पेड कैश, पेड कैश, जो शायद किसी एक आदमी ने लिखा था कि रिसीव्ड कैश। तो जी आपने कैश पे किया है डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो चीज़ आपने परचेज़ की है वो आपका एसेट है या एक्सपेंस है। तो अब आप कहेंगे कि एसेट में और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। तो एसेट जो है वो होता है जो बेनिफिशियल होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द हाउस होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो चीज़ जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। एसेट को एक्सप्लेन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एसेट्स आर यूज्ड फॉर लार्जर पीरियड ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर। तो ऐसी चीज़ जिसको आपने ग्रेटर देन 1 ईयर, या जो ऐसी चीज़ जो आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा देती है उसको हम एसेट कहेंगे, और ऐसी चीज़ जो हमें 1 साल से कम अरसे के लिए फ़ायदा देती है उसको हम एक्सपेंस कहेंगे। फॉर लेस देन अ पीरियड या लेस देन अ ईयर, आप इसको ईयर भी कह सकते हैं और एक अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं, या मतलब जितनी देर का कंपनी का अकाउंटिंग साइकिल है या अकाउंटिंग पीरियड है। अगर एक एसेट 1 साल, अगर एक चीज़ कोई भी प्रोडक्ट 1 साल से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यूज़ होनी है तो वो एसेट है, लेकिन अगर 1 साल से कम अरसे के लिए यूटिलाइज हो जानी है और उसकी वैल्यू ख़त्म हो जानी है तो वो एक्सपेंस है। जैसे एसेट्स के एग्जांपल में क्या आ सकता है, लैंड, जितने भी एसेट्स की कैटेगरीज हमने पढ़ी हुई हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, कुछ इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री होती है कि जब हम चीज़ें बना के स्टोर हाउस में रखते हैं और उसके बाद वहाँ से निकाल के सेल करते हैं।
तो इन्वेंट्री जो है वो भी हमारा एसेट कंसीडर होती है, लेकिन इन्वेंट्री और चीज़ है और जो हम वीकली या मंथली ग्रॉसरी करते हैं वो और चीज़ है। क्योंकि आप लोगों में से अक्सर लोगों ने एक ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ग्रॉसरी की भी लिखी हुई थी। तो ग्रॉसरी जो है वो डेली यूज़ होने वाली चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है और वो एक साल के लिए नहीं होती या एक अकाउंटिंग पीरियड से पहले ख़त्म हो जाती है। जैसे हम महीने की ग्रॉसरी करते हैं ना, एक माह की पे मिली, वो हमारा रेवेन्यू था, उसमें से हमने ग्रॉसरी कर ली, वो उस महीने का एक्सपेंस हो गया, मंथ ख़त्म होता है, दोबारा पे आती है, हम फिर से ग्रॉसरी करते हैं। तो जो एक लेस देन 1 ईयर या लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड चीज़ यूज़ होती है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, और वो चीज़ जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ होनी है उसको हम एसेट कहते हैं। तो सो आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अभी हम जो जैसे सैलरी की एग्जांपल थी, अब सैलरी हर माह देनी होती है ना, जैसे ही मंथ ख़त्म हुआ पिछली सैलरी को आप अपना एसेट कंसिडर नहीं कर सकते, या आप काम वाली को ये नहीं कह सकते कि मैंने पिछले माह तो मैं तनख्वाह दी थी अब इस माह क्यों दूँ, ओबियसली आपने उसको दोबारा पे करना है, तो वो एक एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स जिनको कंसिडर करते हैं ये एक्सपेंस है, हम रेंट देते हैं घरों का ये एक्सपेंस है, और भी इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो आप लोगों का नेक्स्ट टास्क यही है कि जो भी आप लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखी हैं कल अपनी असाइनमेंट में, उसके सामने अब आप उसको एनालाइज करेंगे कि जो भी इसमें चीज़ें हमने लिखी हैं वो कौन सी हैं, आइदर इज़ एन एसेट और एन एक्सपेंस, ये कैश पे आई हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये अकाउंट पेएबल है, और उसके बाद उसको डेबिट क्रेडिट भी करेंगे। तो कल आपसे मैंने कहा था कि डेबिट क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखें, और आज के असाइनमेंट में मैं आपको कह रही हूँ कि आप उसको एनालाइज़ करें, जैसे ये हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या चीज़ डिक्रीज़ हुई, क्या इंक्रीज़ हुई, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, और उसके बाद उनकी एंट्री कर दें, जर्नल एंट्री जो हम इस तरह से कर रहे हैं। सो आई होप ये एसेट और एक्सपेंस का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पेड फॉर यूटिलिटीज़ यूज्ड इन जनवरी $200। ऑब्वियसली यूटिलिटी बिल्स होते हैं, यूटिलिटीज़ में डिफरेंट तरह के बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस का बिल, पानी का बिल एट्सेट्रा, जिस चीज़ का जो बिल आता है। सो पेड फॉर यूटिलिटीज़, अब हमें पता है कि हमने पे किया है तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ में काफ़ी सारे बिल्स आ जाते हैं तो उसको डायरेक्टली हम एक्सपेंस कह देंगे, और वो है 200। तो मैं इसका एनालिसिस उधर नहीं लिखने लगी, अगर किसी को ना समझ आए तो मेरे से पूछ सकता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी एंट्री करने लगी हूँ। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है क्योंकि और एक्सपेंस जो है वो हमेशा डेबिट होता है, अमाउंट जो है वो 200 थी और हमने कैश पे किया है, सो इट विल बी कैश, और ये जो है $200 है। और आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दी कंपनी पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ओके, तो उसके बाद वाली जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, आई थिंक 1 ट्रांजेक्शन, देन सेकंड 2, and 4th one 3, and 4, 5, 6, 7, 8। ये इन ट्रांजेक्शन्स को ये February 28 तक आप इनको करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास से पहले आप इन पे एक एफ़र्ट खुद करें, और अगर उसके बाद नहीं समझ आएगी तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं इनको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ मैं जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे चली जाऊँगी। तो आपने इसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स बचती हैं वो सारी आपने खुद करनी है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।